आज बात फखरुद्दीन अली अहमद की नहीं, आज बात एक कार्टून की। फखरुद्दीन का कार्टून जो 10 दिसंबर 1975 को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा, जिसे अबू अब्राहम ने बनाया था। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। यह है thelalantop.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम। इस चर्चित कार्टून में फखरुद्दीन अली अहमद बाथटब में लेटे नजर आ रहे हैं और वहीं पर लेटे लेटे वो एक कागज पर दस्तखत कर रहे हैं। साथ में एक बयान है कि अगर और कोई ऑर्डिनेंस है तो उनसे कहिए थोड़ा इंतजार करें। ये उस वक्त की इंदिरा गांधी सरकार पर एक तंज था जो इमरजेंसी के सहारे देश में हुकूमत कर रही थी। इस दौरान आपातकाल के 21 महीनों के दौरान कुल मिलाकर 47 ऐसे कानून थे जिन्हें 9वीं अनुसूची में डाला गया था। ये 9वीं अनुसूची क्या है? वो अनुसूची जिसमें लिखे गए विधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, और इसी के सहारे इंदिरा गांधी की सरकार एक से एक नए कानून ला रही थी। कभी लोकसभा की मियाद को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया जा रहा था, कभी मनमर्जी के जजों को प्रमोशन देकर ऊपर बिठाया जा रहा था। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत, इस कार्टून और मुल्क के कानून को कार्टून बना देने की शुरुआत 12 जून 1975 को हुई थी, दिल्ली से दूर इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कमरा नंबर 24 में जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने फैसला सुनाया। फैसला 1971 के लोकसभा चुनाव के एक मामले में था। इस मामले में वादी थे समाजवादी धड़े के नेता राजनारायण और प्रतिवादी थी इंदिरा गांधी। राजनारायण का ये इल्जाम था कि 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली की सीट से भले ही इंदिरा गांधी उनके मुकाबले 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गई हों, लेकिन इस दौरान उन्होंने सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया। राजनारायण का ये इल्जाम जस्टिस सिन्हा ने तकनीकी तौर पर सही पाया और इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया। साथ में उन्हें 3 हफ्तों की मोहलत भी दी गई ऊंची अदालत में अपील करने के लिए। ये तकनीकी आधार क्या थे? इंदिरा के सहयोगी यशपाल कपूर पर यह इल्जाम लगा था कि उन्होंने सरकारी जीप का इस्तेमाल किया, सरकारी बिजली का इस्तेमाल किया निजी चुनाव प्रचार रैली के लिए। इस पूरे मामले पर कोर्ट का वर्डिक्ट सुनने के बाद यूरोपियन प्रेस की जो टिप्पणी थी वो सबसे ज्यादा मानीखेज थी। उन्होंने लिखा कि ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक प्रधानमंत्री को रोड रूल्स के वायलेशन के लिए फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन इंदिरा की उस वक्त जो राजनीतिक हालत थी वो इतनी सरल नहीं थी। इंदिरा पूरे देश में अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों से जूझ रही थी। जेपी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था। सब जगह से भ्रष्टाचार विरोधी नारे गूंज रहे थे, और ऐसे में जब यह फैसला आया तो इंदिरा गांधी ने यह तय किया कि सत्ता छोड़ने के बजाय उन्हें देश में इमरजेंसी लागू कर देनी चाहिए। हालांकि इमरजेंसी लागू करने से पहले एक बार और इंदिरा गांधी प्रार्थी की मुद्रा में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गईं, लेकिन 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें मामूली राहत ही मुहैया कराई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती हैं, लेकिन बतौर लोकसभा सदस्य वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकती। और इसके अगले रोज संजय गांधी और उस समय के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे से सलाह मशवरे के बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के मसौदे को तैयार किया, राष्ट्रपति भवन गई, उनको सूचित किया फखरुद्दीन अली अहमद को, जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे, कि रात में आपके पास फाइनल मसौदा आएगा, दस्तखत कर दीजिएगा। फखरुद्दीन इसके लिए तैयार हो गए और इंदिरा ने इसके लिए जो जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया है कैबिनेट के मीटिंग में इस प्रस्ताव को डिस्कस करने की और वहां से अप्रूव करवाने की, उसका भी पालन नहीं किया। फखरुद्दीन ने वो दस्तखत कर दिए और उसकी वजह से जग हंसाई का पात्र बने। ये इकलौता मौका नहीं था जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की बेअदबी हुई हो। तुर्कमान गेट का वाकया भी तो है, वो भी आपको सुना देते हैं ताकि पता चले कि कभी कभी राजनीतिक चाकरी के फेर में महामहिम कितने बेबस हो जाते हैं। पुरानी दिल्ली में एक जगह है तुर्कमान गेट। जब शाहजहां ने अपनी दिल्ली बसानी शुरू की तो 12वीं सदी के सूफी संत तुर्कमान बयाबानी की मजार के पास एक दरवाजा बुलंद करवाया। इस दरवाजे को उन्हीं का नाम दिया गया। 1976 में संजय गांधी के आदेश के बाद सूफी संत की ये मजार विभत्स पुलिस अत्याचार की गवाह बनी। कहते हैं कि एक रोज इंदिरा गांधी के लाडले को दिल्ली में तफरीह की सूझी। तफरीह के लिए निकले तो साथ में थे IAS जो बाद में चुनाव आयुक्त बने, नवीन चावला, और उस वक्त के DDA के डेप्यूटी चेयरमैन IAS जगमोहन।
ये जब तुर्कमान गेट पहुंचे तो इन्हें जामा मस्जिद नजर नहीं आई, जबकि किसी ने इनसे कह रखा था कि पुराने वक्त में इस गेट से जामा मस्जिद दिखती थी। क्या हुआ था तुर्कमान गेट में? संजय गांधी के आदेश पर उनके वफादार या कि पालतू आईएएस अधिकारियों ने रातों रात हजारों लोगों के घरों पर, जिन्हें सरकार झुग्गी झोपड़ी कहती है, बुलडोजर चलवा दिए और उन लोगों को यमुना के खादर में टीन के बने मकानों में फेंक दिया गया, जहां पर तपतपाता हुआ सूरज था, गर्मी थी और बेहाली थी, क्योंकि दिल्ली का सौंदर्यीकरण होना था संजय गांधी की इच्छा के मुताबिक। सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए कई लोग, कई समाज सेवी इसकी शिकायत करने के लिए एक रायसीना हिल्स यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद के पास पहुंचे। राष्ट्रपति ने, संवैधानिक रूप से देश के प्रमुख ने क्या जवाब दिया? फखरुद्दीन अली अहमद बोले, ये लड़का कांग्रेस का बंटाधार करेगा। आप लोग बड़ी हवेली क्यों नहीं जाते? आपको तो पता है कि इस मामले में मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बड़ी हवेली यानी कि 1 सफदरजंग रोड, सत्ता प्रतिष्ठान में नंबर 1 पता। एक पता जिसके लिए उस वक्त एक राजनीतिक जुमला चल पड़ा था कि अब सरकार पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री के ऑफिस से नहीं, पीएमएच यानी कि प्रधानमंत्री के घर से चलती है, जहां पर संजय गांधी और इंदिरा के सचिव आर.के. धवन सारे फरमान जारी करते हैं। महज 33 साल की उम्र में असम सरकार में मंत्री बनकर अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले फखरुद्दीन अली अहमद के लिए ये विकट राजनीतिक पराभव था। अगर विकीलीक्स के खुलासों की माने तो संजय गांधी राष्ट्रपति का भी लगातार अपमान करते थे। उनकी पत्नी मनेका गांधी कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करने के लिए एक मैगजीन शुरू करना चाहती थीं, जिसका शीर्षक था सूर्या। ये वही सूर्या मैगजीन थी जिसने जनता पार्टी के शासनकाल में उस वक्त के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम की एक लड़की के साथ नंगी तस्वीरें छापी थी। सूर्या के लॉन्चिंग एडिशन के लिए संजय गांधी चाहते थे कि फखरुद्दीन अली अहमद कुछ लिख कर दें। राष्ट्रपति ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद अगले कुछ हफ्तों तक संजय गांधी सार्वजनिक रूप से फखरुद्दीन अली अहमद को अपशब्द कहते रहे। जब राष्ट्रपति को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से शिकायत की। इंदिरा ने तो संजय की कारस्तानियों के लिए माफी मांगी, लेकिन संजय ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बावजूद फखरुद्दीन अली अहमद अपने पद, अपनी कुर्सी से चिपके रहे। क्या फखरुद्दीन नेहरू परिवार के साथ अपने 5 दशक पुराने रिश्ते का लिहाज कर रहे थे? रिश्ता जिसकी शुरुआत इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में हुई थी। 1925 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट कैथरीन कॉलेज में पढ़ रहे थे। यहाँ उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई। जब वो लंदन से वकालत करके लौटे तो नेहरू के कहने पर ही उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। 1937 के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में मैदान में खड़े हुए और जब सरकार बनी सूबे में कांग्रेस की तो गोपीनाथ बरदोली की कैबिनेट में शामिल हुए। महज 33 साल की उम्र में असम के वित्त मंत्री बने, लेकिन तब तक फखरुद्दीन का कद राष्ट्रीय राजनीति के लायक नहीं था। मगर नेहरू की असम के इस कांग्रेसी नेता पर लगातार नजर बनी हुई थी। 1962 के चुनाव के बाद वो फखरुद्दीन को अपनी कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त असम के कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिमला प्रसाद ने इससे मना कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने एक एक करके पिता के वफादारों को दिल्ली में लाना शुरू किया। उसी क्रम में फखरुद्दीन अली अहमद की भी राष्ट्रीय राजनीति शुरू हुई और इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा 1967 में, तो असम की बारपेट सीट से फखरुद्दीन अली चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे, एक बार फिर से मंत्री बने। 1971 में भी ये सिलसिला दोहराया गया, जब तक कि 1974 में उनके पैर राष्ट्रपति भवन की दहलीज तक नहीं पहुंच गए। आखिर ऐसी क्या खासियत थी फखरुद्दीन अली अहमद में जो कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने इतने मुश्किल राजनीतिक हालात के वक्त उनका नामांकन राष्ट्रपति के पद के लिए किया? इसके लिए कुछ बरस पीछे लौटना होगा। संजय गांधी, इंदिरा गांधी के लाडले छोटे बेटे, जिनका कॉलेज की पढ़ाई में मन नहीं लगता था,
जो कार बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया था ताकि वहां की प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस की फैक्ट्री में वो अप्रेंटिसशिप कर सकें। 5 साल के लिए उनका दाखिला हुआ था, मगर महज 3 साल में वो वापस लौट आए और फिर अपनी प्रधानमंत्री मम्मी से बोले, मैं जनता के लिए कार बनाना चाहता हूं और इसके लिए सारी जरूरी सुविधाएं मुझे मुहैया करा दी जाएं। इंदिरा गांधी की कोठरी में जो लोग मैडम प्राइम मिनिस्टर को खुश करना चाहते थे, वो इन संकेतों को पढ़ ले गए। ऐसे ही एक व्यक्ति थे फखरुद्दीन अली अहमद, जो उस वक्त के उद्योग मंत्री थे। एक और चापलूस थे हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री बंसी लाल ने रियायती दरों पर जमीन दी और फखरुद्दीन अली अहमद ने यह सुनिश्चित किया कि बेटे को सारे लाइसेंस मिल जाएं। इसके बाद लाख विपक्षी दलों के लोग लोकसभा में कहते रहे कि ये लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये प्रधानमंत्री का बेटा होने के नाते इसको तमाम नाजायज सुविधाएं दी जा रही हैं। इंदिरा गांधी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और इसका इनाम, इस वफादारी का इनाम फखरुद्दीन अली अहमद को 1974 में मिला, जब वरा वेंकट गिरी का कार्यकाल पूरा हुआ। वीवी गिरी चाहते थे कि उन्हें दूसरा कार्यकाल मिले, लेकिन इंदिरा गांधी को अब राष्ट्रपति भवन में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो बिना भौं उठाए, बिना सवाल किए उनके हर मसौदे, हर प्रस्ताव पर चुपचाप दस्तखत कर दे। और उन्हें लगा कि फखरुद्दीन अली अहमद के अंदर ये सारी खूबियां हैं। उनसे ज्यादा उस वक्त कांग्रेस और सरकार चला रहे संजय गांधी को ये लगा। संजय को फखरुद्दीन अली अहमद का हाथ बांधे उनके सामने खड़ा रहना लुभाता था। उन्होंने अपने भतीजे राहुल और भतीजी प्रियंका के जन्मदिनों की पार्टी में देखा था, जब फखरुद्दीन भी अपने पोते समीर को लेकर आते थे। संजय को इल्हाम हो गया था कि यही वो व्यक्ति है जो देश पर शासन करने में उनके लिए मददगार सिद्ध होगा। उधर इंदिरा गांधी का वही पुराना तर्क था, कांग्रेस के त्रिकोण वोट बैंक का तर्क, जिसके तहत जाकिर हुसैन के बाद वो एक बार फिर से एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को, एक मुस्लिम को, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद देना चाहती थी। इंदिरा गांधी पहले ही कांग्रेस में विभाजन कर चुकी थी वीवी गिरी के चुनाव के वक्त, और ये जो कांग्रेस थी, कांग्रेस आर, इसमें इंदिरा की मर्जी के खिलाफ कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। ऐसे में फखरुद्दीन अली अहमद के सामने दावेदारों की तो कोई बात ही नहीं थी। विपक्ष की तरफ से जरूर एक नाम आया ताकि मुकाबला बना रहे, सांकेतिक ही सही, और ये कैंडिडेट थे त्रिदेव नारायण चौधरी, जो रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद थे 1952 से लगातार। जुलाई 1974 में देश को नया महामहिम मिला, जिनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। चूंकि चुनाव हुए, इसलिए वोटों की गिनती पर भी नजर डाल लेते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद को मिले 7,54,113 मूल्य के वोट, जबकि त्रिदेव चौधरी को मिले 1,89,196 मूल्य के वोट। इमरजेंसी और इसको डिक्लेयर करने वाले कागज पर दस्तखत के लिए फखरुद्दीन की पर्याप्त लानत मलानत हर जगह हो चुकी है, इसलिए उनकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 18 जनवरी 1977 को इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट के बाद कि इंदिरा जी, लोग आपको अब और ज्यादा प्यार करने लगे हैं, अगर इस वक्त आप चुनाव करवाएंगी तो 1971 से भी बड़ा बहुमत हासिल कर पाएंगी। इस रिपोर्ट के बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव का ऐलान कर दिया। तारीख थी 18 जनवरी 1977। इंदिरा के चुनाव के ऐलान के बाद कई विपक्षी नेताओं को छोड़ दिया गया, राजनीतिक जोड़ तोड़ शुरू हो गई। उधर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद अपने सभी राजनयिक दायित्वों को पूरा करने में लगे थे। 10 फरवरी 1977 फखरुद्दीन अली अहमद 3 देशों के दौरे पर थे। उन्हें तबीयत खराब लगी तो मलेशिया से वापस लौट आए और फिर आई 11 फरवरी 1977 की सुबह। फखरुद्दीन को अपनी तबीयत पिछले दिन के मुकाबले कुछ बेहतर लग रही थी। 9 बजे वो अपने बिस्तर से उठे और बाथरूम की तरफ बढ़े। बाथरूम में उन्हें एक एक करके 2 हार्ट अटैक आए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये वही बाथरूम था जिसमें कुछ बरस पहले उनके दोस्त जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति रहते हुए देहांत हो गया था। फखरुद्दीन और जाकिर हुसैन में और भी कुछ समानताएं थीं। दोनों की उर्दू साहित्य में बहुत दिलचस्पी थी। दोनों अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे और दोनों ही अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।
फखरुद्दीन की मौत के बाद उस वक्त के उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती ने कार्यकाल संभाला। मार्च में चुनाव हुए, कांग्रेस और इंदिरा पहली मर्तबा चुनाव हारे, जनता पार्टी की सरकार बनी और वही नीलम संजीव रेड्डी जिनके चयन के खिलाफ कांग्रेस में बंटवारा किया था इंदिरा गांधी ने, पहली मर्तबा निर्विरोध, इकलौती बार निर्विरोध देश के राष्ट्रपति बने। महामहिम के अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे नीलम संजीव रेड्डी की राजनीतिक यात्रा के बारे में। दिलल्लनटॉप.com पॉलिटिकल किस्सों का एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना।